हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज अपन सी ए इंटर एफ एम की RTP May 26 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन सारे क्वेश्चंस हाथ से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपको उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, प्लस अपन MCQs भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिस्क्रिप्टिव पार्ट करेंगे, देन अपन MCQ पार्ट करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ आप डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन है? रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ना पहले। ठीक है, क्या क्या दे रखा है? द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू पी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। ठीक है, सेल्स दे रखी है, इनकम टैक्स दे रखा है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ दे रखी है। क्या क्या दे रखा है? सेल्स दे रखी है, इनकम टैक्स दे रखा है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ दे रखी है। उसके बाद शेयर कैपिटल टू रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, करंट रेशियो दे रखा है, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट टू सेल्स दे रखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है, COGS दे रखा है, सन्ड्री डेटर्स दे रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है। ठीक है, अपन को क्या निकालना है? एक तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना है, उसके बाद शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, फिक्स एसेट निकालना है। ठीक है, ये चीज़ें अपन को निकालनी है। आ जाओ मैं इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ आपको, जो मैंने हैंड रिटन सॉल्यूशन है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है? नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। नेट प्रॉफिट क्या दे रखा है? 8% ऑफ सेल्स, दैट इज 3,60,00,000 का 8%, दैट इज 28,80,000। ठीक है, अब अपन कॉस्ट शीट बनाएंगे जिसके अपन को सेल्स दे रखी है, COGS दे रखी है, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपने पास आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट अपन को दे रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को लेट अज्यूम X। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपन को दे रखा है, नहीं दे रखा है? ये जो चीज़ है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, जो बीच का बचा हुआ हो गया वो टैक्स हो गया। ठीक है ना? तो अपन को क्या दे रखा है? 48 लाख अपन ने NPBT निकाला, है ना, और GP ग्रॉस प्रॉफिट अपन ने कितना निकाला? कितना? 2,16,00,000। ठीक है, उसके बीच का क्या होगा अपने पास? ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है? 1,64,64,000। ठीक है, उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है अपन को? कैलकुलेशन ऑफ शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ कितने दे रखी है? 30% दे रखी है। ठीक है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ क्या होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना हो गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दे रखा है? 28,80,000, है ना। नेटवर्थ क्या हो गया अपने पास? नेटवर्थ रिटर्न ऑफ नेटवर्थ कैसे निकालते हैं? पैट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, पैट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू 28,50,000। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, है ना, देखो उसके बाद नेटवर्थ अपने पास कितनी आई? ठीक है, पैट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, नेटवर्थ कितनी आई अपने पास? 30%। 30% कितना है? नेटवर्थ आई। ठीक है, तो 30% नेटवर्थ दे रहे, वो सॉरी, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ कितने दे रखे? 30%। ठीक है, तो नेटवर्थ कितनी हो जाएगी? 96 लाख। 96 लाख कैसा है अपने पास? अब देखो नेटवर्थ निकालने का तरीका क्या है? देखो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इज इक्वल्स टू रिटर्न ऑफ नेटवर्थ, दैट इज 30%, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपन ने ये निकाल रखा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे? इसके बाद नेट प्रॉफिट निकलेगा, कितना है? नेटवर्थ कितना है? 96 लाख। 96 लाख की नेटवर्थ आई, जिसमें से क्या करेंगे अपन? शेयर कैपिटल को अलग कर लेंगे। शेयर कैपिटल का रेशियो कितना रहेगा? 6:4 के रेशियो में शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है। तो शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 96 लाख इंटू 6/10, है ना। तो शेयर कैपिटल क्या आएगा? 57,60,000। उसी हिसाब से रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? 96 लाख इंटू 4/10, इट इज 38,40,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है अपन को? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, दैट इज 12। क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? COGS डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन अपन क्लोजिंग स्टॉक लेंगे एवरेज इन्वेंट्री की जगह। ठीक है, तो एवरेज इन्वेंट्री कितना है? 12 लाख, है ना। कैसा है? 14,40,000, दैट इज COGS इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्लोजिंग स्टॉक और एवरेज इन्वेंट्री इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू 12, है ना। तो इसको डिवाइड करेंगे, 14,40,000 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज 12 लाख। फिर उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ अपन को फिक्स असेट कैलकुलेट करना है। अपन ने शेयर कैपिटल निकाल लिया, अपन ने रिजर्व एंड सरप्लस निकाल लिया, है ना।
डिबेंचर कैसे निकालेंगे, अपन को इंटरेस्ट दे रखा है डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट कर देंगे तो अपने पास डिबेंचर आ जाएंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स गिवन इन क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपन को क्या बोल रखा है, CA/CL मतलब करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ का रेशियो दे रखा है कितना 2:1। करंट एसेट अपन को पता नहीं है, करंट लाइबिलिटीज़ अपन को पता है, तो करंट एसेट अपन निकाल लेंगे 32 लाख। ठीक है, 32 लाख करंट एसेट आ गए। उसके बाद क्या बचता है बैलेंस शीट में दूसरी साइड असेट वाली साइड क्या बचता है, करंट एसेट और फिक्स एसेट कितना है 1 करोड़ 4 लाख। ठीक है, हो गया अपना क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, इजी था। चलें आगे, सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या करना है अपन को, पहले ही देखो डिटेल ब्रेकडाउन निकालना है कंपोनेंट कॉस्ट का। ठीक है, उसके बाद टैक्स रेट कैलकुलेट करनी है और बीटा कंप्यूट करना है कंपनी के लिए। ठीक है, तो आ जाओ कैलकुलेट करते हैं। क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, ज़ेब्रा डायनेमिक लिमिटेड अ डाइवर्सिफाइड इंजीनियर फर्म is currently undergoing a strategic review of capital financing. The board of directors has been strictly hurdles for every project approvals. The chief financial officer has started that company cost of capital based on a book value. क्या दे रखी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब Q ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू कितनी दे रखी है 11%। ठीक है, और Q ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू के लिए क्या बोल रखा है 11% इंटू 1.5। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रखे हैं, benchmarking data to determine the cost of equity. The finance team has gathered the following information. क्या बोल रखा है, A Limited will operate इन द सेम, A and B लिमिटेड सेम एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं जहाँ पर उनकी बीटा और एक्सपेक्टेड CAPM रिटर्न दे रखी है। ठीक है, यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, रिस्क फ्री रेट निकाल सकते हैं और रिस्क प्रीमियम निकाल सकते हैं। ठीक है, दो चीज़ अपन निकालेंगे। ठीक है, आगे चले, है ना। कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या बोल रखा है, बुक वैल्यू कितने हैं 0.5 और 0.5 कितनी है 0.5 और 0.5। ठीक है, उसके बाद मार्केट वैल्यू क्या बोल रखा है, मार्केट ड्यू टू द मार्केट कंडीशन द कंपनी इक्विट्स अ प्रीमियम, द मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 3 टाइम्स ऑफ द बुक वैल्यू, इट्स बुक वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू क्या होगी 0.75 इक्विटी की, है ना, वेट, और डेप्ट का वेट क्या हो गया 0.25। ठीक है, उसके बाद डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के लिए अपन को इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इससे अपन क्या निकाल लेंगे, KD निकाल लेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, अप्रॉक्सीमेशन मेथड से। अप्रॉक्सीमेशन मेथड में कैसे निकालेंगे, I प्लस RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N, RV प्लस NP होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत आएगी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। चलें आगे, है ना। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, आ जाओ। ठीक हो, है ना। सबसे पहले WACC ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू, WACC ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी बी X एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट बी Y। ठीक है, तो 0.5 ऑफ X, ये 0.5 के लिए क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल वेट है, तो 0.5 इसका और 0.5 इसका और X और Y इंटू इज टू 11%, है ना। उसने क्या बोला 3/4 दैट इज 0.75, है ना, 0.75 इज टू 12.5%। इससे इस इक्वेशन को इक्वेट करेंगे और अपन के पास X और Y की वैल्यू आ जाएगी। X की वैल्यू क्या आ रही है 14% और Y की वैल्यू क्या आ रही है 8%, मतलब KE और KD की वैल्यू अपन को पता चल गई। उसके बाद अपन को क्या निकालना है, टैक्स रेट के लिए अपन सबसे पहले KD निकालेंगे। KD प्री टैक्स निकाल लो और पोस्ट टैक्स अपन देखो, पोस्ट टैक्स क्या हो गया, पोस्ट टैक्स अपन को गिवन है क्वेश्चन के अंदर, पोस्ट टैक्स क्या हो गया ये 8%, तो अपन प्री टैक्स निकालेंगे, उसमें से 1 - T करेंगे तो अपने पास पोस्ट टैक्स आ जाएगा। तो I अपन को गिवन है क्वेश्चन के अंदर, RV माइनस NP डिवाइडेड बाय N, RV प्लस NP डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 10%। क्या आई KD क्या आई, प्री टैक्स क्या है 10%, पोस्ट टैक्स कितनी हो रही है 8%, तो 10 1 - T इज टू 8%, तो अपन 1 - T की वैल्यू आई 1 - T इज टू 8 डिवाइडेड बाई 10 और T की वैल्यू आई 0.2 दैट इज 20%। ठीक है, T की वैल्यू क्या आई, टैक्स रेट कितनी आई 20%। ठीक है ना। उसके बाद क्या कैलकुलेशन ऑफ बीटा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले RF निकालेंगे और RPM निकालेंगे जो अपन को A और B का डेटा दे रखा है।
15.2 RF इंटू RPM, ठीक है, सेम RF इंटू RPM, RF और RPM की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद जो अपने को ओरिजिनल कंपनी का डेटा दे रखा है, ओरिजिनल कंपनी में क्या बोल रखा है, अपन ने कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाली है, डेट इज 14%, तो 8%, RF सेम रहेगी, है ना, RPM सेम रहेगा, है ना, इज टू बीटा, बीटा से चेंज होगा, है ना, बीटा क्या है, 1 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। देखो अब ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल मॉड्यूल का क्वेश्चन में है, मॉड्यूल में भी ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वैसे ही नहीं आनी चाहिए। इसमें क्या MM अप्रोच के हिसाब से अपन को निकालनी है, MM अप्रोच के हिसाब से प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स वैल्यू निकालनी है, प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स वैल्यू निकालनी है, पहली चीज़ तो ये। उसके बाद अपन को क्या निकालना है, कैपिटलाइजेशन रेट निकालनी है, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, ठीक है। तो निकालते हैं, सबसे पहले प्री टैक्स निकालेंगे। प्री टैक्स में क्या होता है, प्री टैक्स में टैक्स रेट नहीं है, तो अपन क्या होगी, है ना, लिवरेज और अनलिवरेज फर्म की वैल्यू इक्वल होगी, क्या होगी, लिवरेज और अनलिवरेज फर्म की वैल्यू इक्वल होगी, क्योंकि टैक्स का कोई बेनिफिट नहीं, ठीक है। तो अपन सबसे पहले बी लिमिटेड के निकालो, बी लिमिटेड का क्या होगा, 18% डिवाइडेड बाई 18, दैट इज, देखो अब आ जाओ, मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ इसका, आ जाओ। सबसे पहले प्री टैक्स निकाला, मतलब नो टैक्स है, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड, वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड कैसे निकाली, 18 लाख डिवाइडेड बाई 18%, दैट इज EBIT डिवाइडेड बाय के, ठीक है। वो क्या होगा, वैल्यू ऑफ ई लिमिटेड के बराबर, तो वैल्यू ऑफ डी इज इक्वल टू वैल्यू प्लस वैल्यू ऑफ ई इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी लिमिटेड, ठीक है। वैल्यू ऑफ डी कितना है, इसमें 54 लाख है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 54 लाख की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो वैल्यू ऑफ ई कितना हो जाएगा, 46 लाख, ठीक है ना। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का और क्या तरीका होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय के, है ना। वैल्यू ऑफ अपन ने इक्विटी निकाल ली, दैट इज 46 लाख, अर्निंग आफ्टर टैक्स कैसे निकालेंगे, 18 लाख EBIT दे रखा है, माइनस इंटरेस्ट करेंगे जो अपन ने 6.48 निकाला, डिवाइडेड बाय के करेंगे, ठीक है। तो क्या आई, के क्या आई, 25.04। अब अपन व्हेन टैक्स इज गिवन, दैट इज टैक्स रेट इज इक्वल टू 40%, तो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म दैट इज ए लिमिटेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट, ठीक है, टैक्स का बेनिफिट मिलेगा वो चीज़। वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म इज गिवन इन द क्वेश्चन, नो, अब देंगे क्या क्या है, EBIT माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय के, ठीक है। तो EBIT माइनस टैक्स करेंगे तो क्या आया, 18 लाख माइनस 40%, है ना, डिवाइडेड बाय 18%, दैट इज 60 लाख, प्लस टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट कैसे निकालेंगे, वैल्यू ऑफ डी इंटू टैक्स रेट, वैल्यू ऑफ डी इंटू टैक्स रेट, तो 21.6 ही आई, तो टोटल वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म कितने, 81.6, क्या आई, 81.6, वैल्यू ऑफ लिवर्ड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ, ठीक है। इसमें अब वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डेब्ट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, इससे अपन वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे 21.6, ठीक है। वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालने का तरीका वही होता है, नेट इनकम डिवाइडेड बाय के, नेट इनकम निकालेंगे 18 लाख माइनस 6,48,000 का 60% क्यों करा, क्योंकि अपन को टैक्स रेट हटानी है, दैट इज 40%, है ना, डिवाइडेड बाय के, तो के कहते आई अपने पर 25.04। उसके बाद एक चीज़ और निकालनी है अपन को, WACC निकाल के बताना है, तो WACC कैसे निकलेगा, कैपिटल, इक्विटी और डेब्ट दे रखा है, दोनों का अमाउंट दे रखा है, दोनों की वैल्यू दे रखी है, 27.6 अपन ने निकाल ली थी, डेब्ट की क्वेश्चन में गिवन थी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपन ने दोनों का निकाल लिया, KD और के। ये 7.2 कैसे आया, इसमें से टैक्स रेट माइनस करिए, इंटरेस्ट माइनस टैक्स रेट, 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है, इंटू WE इंटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज 13.23, ठीक है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 किसका है, लिवरेज एनालिसिस का क्वेश्चन है, किसका है, लिवरेज एनालिसिस का क्वेश्चन है। इसके अंदर देखो ऐसे क्वेश्चन देखोगे ना तो बहुत हार्ड क्वेश्चन देखेगा, ठीक है, कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट अगर सिंपल बेसिक चलोगे तो इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, जो आपको सिंपल लिवरेज में सीखा है ना वही करना है, ठीक है। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, जो सिंपल लिवरेज में सीखा है वही चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो आ जाओ करते हैं, क्या है, ABC मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड इज प्रोड्यूस अ इंडस्ट्रियल कंपोनेंट वेल विद अ वेल एस्टेब्लिश मार्केट प्रेजेंस,
ठीक है, ये फालतू की बातें दे रखी है, ये आप खुद पढ़ना। कैपिटल स्ट्रक्चर डिटेल्स दे रखी है, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड कितना है 20 लाख रुपीज़, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है 12%, कॉस्ट ऑफ डेब्ट दे रखी है 6%, ठीक है, WACC दे रखा है 9%। इससे अपन वेट ऑफ ए मतलब इक्विटी का वेट और डेब्ट का वेट निकाल लेना, ठीक है, निकाल के मैं आपको दिखाऊंगा। ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, एनुअल सेल्स 24 लाख की, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट 50%, फिक्स कॉस्ट 10 लाख, ठीक है। इससे अपन इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है ना, जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। उसके बाद क्या बोल रखा है, ऑप्टिमम डेब्ट इक्विटी कंपोजिशन बताना है, वो अपन वेट निकालेंगे, वही चीज़ है। प्रिपेयर का कॉम्प्रिहेंसिव इनकम स्टेटमेंट बनाना है, जब कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होता है 6%, 10%, 12%, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट चेंज होगी जब अपन को इनकम स्टेटमेंट बनाना है। फिर उसके बाद कैलकुलेट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट टू द, भाई इन सबका ROI भी निकालना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना और रिटर्न ऑफ इक्विटी भी निकालना, ठीक है ना। इसमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है, इसमें रिटर्न ऑफ इक्विटी निकालना। फिर अपन को क्या निकालना है, फाइंड द डिफरेंट लिवरेज, है ना, लिवरेज निकालना है। और ये सब भी बताना है कि भाई कंसेप्ट और लिवरेज डबल एज स्वॉर्ड क्यों कहते हैं, क्या बोल रहा है, डबल एज स्वॉर्ड क्यों कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डिराइव करना है ROE फ्रॉम ROE एंड ROI, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बहुत हार्ड दिख रहा है, अब मैं कराऊंगा जब आपको इजी लगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन देखो। सबसे पहले ऑप्टिमम डिविडेंड डी रेशो, देखो ई और डी की वैल्यू दे रखी है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखी है, ठीक है। लेट द ई क्या हो गया W और डी का क्या हो गया 1 - W, है। तो C × W करेंगे, W की वैल्यू आएगी 0.5, है ना, तो मतलब 0.5 इसमें इक्विटी हो गया और 0.5 इसमें डेब्ट हो गया, वेट, ठीक है। तो हैंस जो 20 लाख की टोटल वैल्यू है, जिसमें से डेब्ट हो जाएगा 10 लाख और इक्विटी हो जाएगी 10 लाख। अब अपन इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जो अपन को सेकंड क्वेश्चन में पूछा है। 6%, 10% और 12% के हिसाब से सेल्स तरीके सेम रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट इसमें सेम रहेगा, कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स कॉस्ट आता है, फिक्स कॉस्ट इसमें सेम रहेगी। EBIT आएगा, EBIT के पास इंटरेस्ट चेंज होगा, फिर उसके बाद EBT आएगा, EBT के पास अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। EBT आ गया, ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना, EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। EBIT कितना है इसमें, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, देखो कितना है 2 लाख, 2 लाख सबका है, डिवाइडेड बाय 20 लाख, 20 लाख क्यों, क्योंकि 10 लाख की इक्विटी है और 10 लाख का डेब्ट है, तो कितना है 10%, कैसे है 2 लाख डिवाइडेड बाय 20 लाख, ठीक है। रिटर्न ऑफ इक्विटी निकालना है, रिटर्न ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगा, EBT डिवाइडेड बाय इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल कितना 20 लाख, तो 1.4 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख कितना 14%, सेम आगे भी निकल जाएगा, ठीक है। EBIT निकाल लिया, ROE निकाल लिया, ROI निकाल लिया, ठीक है। फिर अपन को लिवरेज कैलकुलेट करना है @6%, ठीक है। लिवरेज कैसे, लिवरेज क्या होता है ना, लिवरेज कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले डॉल, DFL और DCL। डॉल क्या होता है C/EBIT, दैट इज बिजनेस रिस्क, और DFL क्या होता है EBIT अपॉन EBT, दैट इज फाइनेंशियल रिस्क, है ना। और कंबाइंड रिस्क क्या होता है DCL, सेम अपन निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से C/EBIT, EBIT अपॉन EBT, है ना, और उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, DCL आ जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन बता रखा है ना, वो जो अपन परसेंटेज चेंज इन सेल्स डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, सेम अपन को ये चीज़ यहाँ पे बतानी। फिर अपन को रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है, देखो ROI कितना है 10%, है ना। एक चीज़ ये बतानी है ना अपन को, ROI कितना है 10%, तो KD 6%, 10% तो 12% हो गया, सो ROI 10%, 10%, 10%, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, ROI ज़्यादा है KD से, मतलब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है ना, फेवरेबल सिचुएशन है, सही सिचुएशन है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल है, न्यूट्रल है अपन, ठीक है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कम है ना, तो अपन क्या करेंगे, यार तुम्हारा पैसा तुम ले जाओ, हमारे से तो नहीं कमाया जा रहा, ठीक है ना, अनफेवरेबल सिचुएशन है। डबल एस स्वॉर्ड क्यों कहते हैं, क्योंकि अपन को बेनिफिट ऑफ टैक्स मिलता है, ठीक है, बेनिफिट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व होता है, इसलिए अपन उसको डबल एज स्वॉर्ड कहते हैं। फिर अपन को लास्ट में एक इनकम स्टेटमेंट बनाना है इसके हिसाब से, ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है उस हिसाब से बनाना है। इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रखना भाई, मैंने नहीं बनाया ऐसा, है ना। तो सबसे पहले रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्विटी का 1 लाख 10% के हिसाब से, ठीक है, 10 लाख इंटू 10% कितना है 1 लाख। फिर सरप्लस और डेफिसिट कितना होगा
भाई 4% का डेफिसिट हुआ, इसमें 0% का डेफिसिट हुआ, इसमें 2% का डेफिसिट हुआ, मतलब इसमें 4% का सरप्लस हुआ, अपन 4% पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, इसमें 0% पैसा ज़्यादा कमा रहे हैं, इसमें 2% पैसा कम कमा रहे हैं। टोटल पैसा इसमें कितना हो गया, ROI प्लस सरप्लस दैट इज़ 1,40,000, इसमें ROI प्लस सरप्लस दैट इज़ 0 है ना, और ROE प्लस सरप्लस दैट इज़ 80,000, ठीक है। तो ROE कितना हो गया, 14%, 0% और 8%। कैसा है, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख, है ना। चलें आगे, देखो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है, उसके बाद सरप्लस डेफिसिट निकालना है, उसके बाद डेप्ट पेमेंट निकालना है, फिर ROE प्लस सरप्लस माइनस डेफिसिट करना है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी निकालना है, ठीक है। चले आगे, अब ये कौन सा क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन पढ़ो पहले, तो आप खुद पढ़ोगे, नहीं सर हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है मैं पढ़ाता हूँ, ये फालतू की बात है, आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। देखो ये पढ़ो, Equiplease has recently purchased a specialized CNC precision machine with a following information। क्या है, परचेज कॉस्ट कितने, 10 लाख रुपीज़, एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ क्या है 4 ईयर्स, रेसिडुअल वैल्यू क्या है निल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रिसिएशन फॉर द टैक्स पर्पस कैन बी क्लेम्ड बाय इक्विप ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस पे भी कर सकते हैं, और UDP मेथड पे भी कर सकते हैं, यूनिट प्रोडक्शन मेथड पे भी कर सकते हैं। लीज रेंटल अर्न सब्जेक्ट टू टैक्स, मतलब सेम अपन स्ट्रेट लाइन बेसिस पे भी दे सकते हैं लीज रेंटल, और किसके बेसिस पे दे सकते हैं, UDP या यूनिट प्रोडक्शन मेथड पे भी दे सकते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दे रखा है, 10%, इससे अपन पीछे खींचेंगे, जो अपन प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं ना वो चीज़ है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट क्या दे रखी है, 25%, ठीक है। फिर अपन को फालतू की इंफॉर्मेशन फिर वापस दे रखी है ना। फिर क्या बोल रखा है, द मशीनरी हैज़ यूसेज, क्या बोल रखा है, यूसेज जो UDP है ना वो बता रखा है, 1 लाख का 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट हर ईयर में, ठीक है। जैसे अपन डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, इनका टोटल इंटू 1 यूनिट, ठीक है। फिर लीज रेंटल उसने कहा कि 1:2:3:4, 3:4, सेम अपन या तो ऐसे कर लो। द पैटर्न इज टिपिकली बिजनेस स्केलिंग अप प्रोडक्शन विद द न्यू इक्विपमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम स्लो ऑपरेटर एंड ट्रेन प्रोसेसर। द क्लाइंट वांट्स टू कंपनी टू चार्ज द लीज रेंटल ऑन द 1:2:3:4, ठीक है। मिस्टर विक्रांत मल्होत्रा, द चीफ क्रेडिट ऑफिसर एट Equiplease is tasked for structuring the lease arrangement, ठीक है। He faces several decisions, क्या, how much portion of the cost is recovered by tax saving, ठीक है। सबसे पहले टैक्स सेविंग बतानी है, ठीक है। टैक्स सेविंग कैसे निकालेंगे, डेप्रिसिएशन इनटू टैक्स रेट, ठीक है। डेप्रिसिएशन दो तरीके से निकाल रहे हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना है और एक UDP मेथड से निकालना है, ठीक है, निकल जाएगा। फिर फाइंड द पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी रिक्वायर्ड इन द लीज रेंटल अंडर द बोथ द असम्पशन, ठीक है। तो पोर्शन ऑफ कैसे निकालेंगे भाई, डेप्रिसिएशन टोटल इन्वेस्टमेंट माइनस टैक्स सेविंग, ठीक है। तो इतना अपन को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। डिटरमाइन द मिनिमम लीज रेंटल नीड टू रिकवर द बैलेंस कॉस्ट, ठीक है, आफ्टर एडजस्टिंग द टैक्स शीट, ठीक है, ये निकाल देंगे, ठीक है। अपन को ये 4 चीज़ें निकालनी, आ जाओ फटाफट देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ टैक्स सेविंग निकाल लेंगे। एनुअल डेप्रिसिएशन कितना होगा, 12 स्टेट लाइन मेथड के हिसाब से 10 लाख डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 2.5 लाख। 2.5 लाख का 25% जो अपन को बेनिफिट होगा टैक्स रेट के हिसाब से, उसकी PVF क्यों करा, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन मिलेगा 1, 2, 3 और 4 पे, ठीक है। उनको प्रेजेंट वैल्यू पे निकालना है 0th ईयर पे, ठीक है। तो PVF करा, उससे कितने आई 198, 125। फिर ऑन द बेसिस ऑफ UDP मेथड कितने कैसे निकालेंगे डेप्रिसिएशन, 10 लाख, 10 into 1, 10 into 1, 1 + 2 + 3, 6 divided by 10 that is 10 divided by 10, 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh और 4 lakh into tax saving that is tax rate 25%,
कितना है 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख। उसका PVF निकाल लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.1 दैट इज 0.909 है ना, ठीक है। इक्वल्स टू करते जाना। तो कितना है 188,650, कितना है 188,650। अब क्या करना है अपन को? दो चीज़ अपन ने निकाल ली, टैक्स सेविंग अपन ने निकाल ली है ना। फिर सेकेंड अपन को क्या निकालना था? क्या निकालना है? मुँह से बोला करो, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ लीज रेंटल, ठीक है। लीज रेंटल निकालनी है, ठीक है। अब ईयर 1 पे देखो, अपन लीज रेंटल अज्यूम करते हैं एक्स, ठीक है ना। तो ईयर 1 पे क्या देंगे अपन एक्स, ईयर 2 पे 2x, ईयर 3 पे 3x और ईयर 4 पे 4x। आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा? लीज रेंटल का भी तो बेनिफिट मिलता है टैक्स में 25%। आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा? 0.75। उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ले जाएंगे, कितनी आ रही? 5.660x, ठीक है ना। इफ लीज रेंटल एनुअली चार्ज करेंगे तो x हो जाएगा, है ना, x इंटू 4 होगा ना, 4। अब उसको प्रेजेंट वैल्यू पे निकालेंगे तो 3.17 है ना, और वही 25% का बेनिफिट मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा? 2.3788x है ना। इसको 75% ही तो हो गया ये, ठीक है। जैसे अपन ने इधर करा वैसे अपन ने इधर करा, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट टू बी रिकॉर्डेड क्या हो जाएगा? फ्रॉम द लीज क्या हो जाएगा? टोटल इन्वेस्टमेंट कितना निकालना है SLM बेसिस पे, है ना। इसमें 10 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग, किसकी टैक्स सेविंग? जो डेप्रिसिएशन अपना बच रहा है, तो किस में हो रहा है? 1,98,125। सेम अपने UDP में देख लेंगे 188,650, ठीक है ना, है ना। अब अपन क्या करेंगे? सेम अपन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स सेविंग निकालेंगे 198,250 और 188,650, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज अपने कैसे निकाली? यहाँ पर ये देखो 5.660x, 5.660 2.378x और 5.660x और 2.378, ठीक है। ये SLM बेसिस पे जा रहा है और ये कैसे? UDP बेसिस। अब UDP में दो हो गए, कौन कौन से? SLM और UDP। SLM बेसिस में भी दो हो गए, SLM और UDP, ठीक है। तो कितना है लीज रेंटल? क्या है इसमें? कितना है? 141 674, 143 348, 337 6206 और 341 140। ना कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लीज। वैल्यू ऑफ लीज क्या होगी ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू अपन ने निकाल ली। अब अपन को क्या है? मल्टीप्लाई तो करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई तो करना है ना। मल्टीप्लाई कैसे करना है? जो अपन ने ये निकाला था ना, इसको x से मल्टीप्लाई करते जाओ तो अपने वैल्यू ऑफ लीज भी निकल जाएगी, ठीक है ना। इसकी कितनी आई? 801,875। UDP के हिसाब से कितनी आई? 811,350। सेम आपको जब अपन इक्वली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जब यहाँ पे x होगा, है ना, ठीक है, सही है। चले आगे, हाँ चलो ठीक है, चले। क्या क्या निकालना था भाई? इससे अपन ने डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग निकाली। फाइंड द पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट टू बी रिक्वायर्ड फॉर लीज रेंटल अंडर द बोथ द अजम्पशन। पोर्शन ऑफ लीज रेंटल कितना चाहिए वो भी निकाल लिया, ठीक है भाई। अपन ने एक्स अज्यूम करा और उससे लीज रेंटल का कितना पोर्शन चाहिए वो भी निकाल लिया। फिर डिटरमाइन द मिनिमम लीज रेंटल रिकवर्ड इक्विप्ड इन एनुअली, है ना। अपन ने क्या करा? पहले ये वाला करा 1:2:3:4 में, ठीक है। ये आप खुद निकालोगे, ठीक है, ये आप सेव करोगे, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसका भी। ये देखो, ठीक है। ये वाला देखो, अपन ने कौन सा करा?
एक बार देखना, अपन ने ये वाला करा है, अपन को ये वाला करना है। इसमें कैसा हुआ था, x इंटू, भाई पहले x था फिर 1.2 हो गया था ना। ये देखो, आपको सब कुछ बताना पड़ता है। ये देखो 2x हो गया था, ठीक है 2x, उसको फिर अपन ने प्रेजेंट वैल्यू पे कितना ले गए थे 1.23x, ठीक है सेम अपन 1.239x, ठीक है सेम। अपन जब इक्वली होता है तो इक्वली कितना होता है, हर साल x रहता है, x इंटू प्रेजेंट वैल्यू, x इंटू प्रेजेंट वैल्यू, x इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटू डेप्रीशिएशन, टैक्स रेट माइनस करेंगे, वो तो अपन को पता ही है 0.75 से इंटू करना, ठीक है टैक्स रेट माइनस करना है, वो अपन को बताना है, ठीक है। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर टैक्स कितनी है 801,539। इसमें कितनी आई, जो ये फ्लक्चुएशन आया वो क्यों आया, वो आप खुद बताओ। फ्लक्चुएशन आया वो क्यों आया, फ्लक्चुएशन इसलिए आया क्योंकि अपन पॉइंट में खेल रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे भी 350 आना चाहिए था, ठीक है समझे, क्वेश्चन समझे। अपन ने क्या करा, SLM और UDP के हिसाब से लीज रेंटल निकाला, ठीक है पहले तो, ठीक है x की वैल्यू निकाली SLM और UDP के हिसाब से, फिर अपन ने उनकी एक्चुअल में जो वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज रेंटल निकाला, ठीक है UDP और SLM के बेसिस पे। अब UDP और SLM में भी दो तरीके हो गए, देखो पहले क्या था UDP और SLM था, अब SLM और UDP में भी दो हो गए, SLM और UDP, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आई थी अपने पास, है ना, इसमें भी क्या हो गया SLM UDP, ठीक है। इसमें क्या निकाला था अपन ने, इसमें क्या वैल्यू आई थी 141,674, इसमें क्या वैल्यू आई 143,348, ठीक है। अब उसको UDP, पहले UDP के मेथड से फिर SLM के मेथड से करना है, ठीक है अब समझ गया, चले आगे। अब देखो, अब आ जाओ वर्किंग कैपिटल वाले क्वेश्चन पे, वर्किंग कैपिटल वाले पे, ठीक है RTP के, है ना। देख लो इस क्वेश्चन में क्या है, अपन को क्या क्या चीज़ निकालनी है, पहले ये देखो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना, वो कैसे निकलता है R + W + F + D - C, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकालनी है, नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालेंगे, पहले ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकाल लो, है ना। उसको जैसे 365 है तो 365 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, सॉरी ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, ठीक है। और अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट यूजिंग द ऑपरेटिंग साइकिल, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। तो निकालते हैं अपन सबसे पहले R + W + F है ना। तो ठीक है, अपन को क्या करना पड़ेगा, R के लिए कंजम्पशन चाहिए पड़ेगा, क्या चाहिए पड़ेगा, कंजम्पशन चाहिए पड़ेगा, है ना। कंजम्पशन कैसे निकालेंगे, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग अपन को दे रखा है ना, क्लोजिंग अपन को दे रखी है, और परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस अपन को दे रखी है ना, और ऑल क्रेडिट परचेजेस, तो अपन को कंजम्पशन निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे, 45,000, ठीक है, प्लस 4 लाख माइनस 65,356, ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब अपन देखते जाते हैं, है ना, कैसे, अब R कैसे निकलेगा इसमें, R कैसे निकलेगा, एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज कंजम्पशन इंटू 365, ठीक है। कंजम्पशन अपन यहाँ से निकालेंगे, है ना, और रॉ मटेरियल अपन को सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। ये किसके लिए यूज होगा,
ये किसके लिए, क्रेडिटर्स के लिए, मतलब सी के लिए यूज होगा। सेम फॉर्मूला लगेगा, एवरेज क्रेडिटर्स डिवाइडेड बाय एवरेज परचेजेस। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके लिए यूज होगा, WIP के लिए, वही सेम फॉर्मूला लगेगा, एवरेज WIP डिवाइडेड बाय एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। COGS किसके लिए लगेगा, फिनिश गुड्स के लिए। ठीक है, एनुअल सेल्स किसके लिए लगेगी, डेटर्स के लिए। ठीक है, इसे नेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकाल लेना, उसके बाद नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल वैसे ही निकल जाएगी जैसे मैंने आपको बता दिया है, और और उसके बाद क्या निकालना है आपको, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल जाएगी। ठीक है, तो अपन एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें कि ये इसी में इसी तरीके से करा हुआ है। ठीक है, आ जाओ, देखो सबसे पहले इसने एवरेज एनुअल कंजम्पशन निकाला। एनुअल कंजम्पशन कैसे निकाला है, सेम अपनी तरीके से। ठीक है, उसके बाद एवरेज रॉ मटेरियल, सेम फॉर्मूला है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद फिनिश गुड्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसके अंदर एवरेज क्रेडिट सेल। ठीक है, क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ गया, उसके बाद नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकाल ली, और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल को इसमें डिवाइड करा तो क्या निकला अपना, क्या निकला, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट निकल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब अपन ने क्या बचे हैं, MCQs। क्या बचे हैं, MCQs और थ्योरी का थोड़ा बहुत पार्ट बचा है। ठीक है, वो भी देख लेते हैं हाथों हाथ। सबसे पहले आप थ्योरी देख लो। थ्योरी में क्या है, सबसे पहले डिस्कस द इंटरनेशनल फंडिंग और एंजल इन्वेस्टिंग के बारे में बताना है। तो इंटरनेशनल फंडिंग क्या होती है, जो बाहर से आती है अदर देन इंडिया से, है ना, जिसमें FDI, FII इनसे पैसा आता है, उन चीज़ को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल फंडिंग, या ADR, अमेरिका ADR, है ना, ADR GDR। ठीक है ना। उसके बाद एंजल इन्वेस्टिंग क्या होती है, एंजल इन्वेस्टिंग जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं ये लोग। ठीक है, स्टार्टअप्स को पैसा देते हैं। ठीक है, एंजल इन्वेस्टर कहते हैं इनको। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, ब्रीफली फंडामेंटल टास्क फॉर ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ट्रेजरी डिपार्टमेंट का क्या टास्क होता है, एक तो कैश मैनेज करना, फॉरेन करेंसी मैनेज करना, किसी भी तरीके से करेंसी रिलेटेड जो भी चीज़ है वो चीज़ मैनेज करना। ठीक है, इसके IRR को कैसे एक्सेप्ट करेंगे भाई, सबसे पहले अगर IRR WACC से ज़्यादा होती है तो अपन क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे प्रोजेक्ट को, और है ना, और अगर IRR कम होती है WACC से तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है ना। एक बार आपको मैं तीनों चीज़ें दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले अपना कौन सा था, इंटरनेशनल फंडिंग और एंजल इन्वेस्टर में डिफरेंस, वही FDI FII वाली बात है। उसके बाद कैश मैनेजमेंट, ट्रेजरी डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, कैश मैनेजमेंट, करेंसी मैनेजमेंट, फंड मैनेजमेंट, बैंकिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस का। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ IRR, अगर IRR ज़्यादा होती है तो एक्सेप्ट करते हैं, और IRR कम होती है तो रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं MCQs पे। MCQs भी इजी MCQs है, कुछ ऐसा हार्ड MCQs नहीं है। ठीक है, आ जाओ अपन देखते हैं। सबसे पहले केस स्टडी ना देके अपन क्या देखेंगे, जो नॉर्मल MCQs है। इसमें क्या बोल रखा है आप देखो, अपन को क्या निकालना है, अ फर्म हैज़ करंट लाइबिलिटीज एंड अदर करंट लाइबिलिटीज 2:1, मतलब करंट लाइबिलिटीज, टोटल करंट लाइबिलिटीज में बैंक क्रेडिट है और अदर लाइबिलिटीज है, वो 2:1 के रेशियो में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है, 3 लाख रुपीज़ की करंट लाइबिलिटीज़ है, तो इसमें बैंक क्रेडिट कितना हो गया, 2/3 दैट इज़ 2 लाख, और क्रेडिटर्स अदर लाइबिलिटीज़ कितनी हो गई, 1 लाख रुपीज़ की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसके बाद क्विक एसेट बोल रखा है 1:1 में, और करंट रेशियो बोल रखा है 2:1 में। तो CA/CL बोल रखा है 2:1। CL अपन ने निकाली ली, CL गिवन है, तो CA कितना हो गया, 6 लाख रुपीज़ का CA हो गया। ठीक है, CA में क्या होता है, CA माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय CL इज इक्वल्स टू 1:1। ठीक है ना। तो करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 1,
3 लाख, ठीक है 3 लाख हो गया। करंट एसेट अपन ने 6 लाख के निकाले, तो इन्वेंट्री कितने की हो गई 3 लाख रुपीज़ की, कितनी की हो गई 3 लाख रुपीज़ की। अब अपन को क्या क्या बताना है, बैंक क्रेडिट और इन्वेंट्री बताना है। तो इन्वेंट्री कितनी हुई 3 लाख रुपीज़, तो 3 लाख वाला देख लो पहले ऑप्शन, और ये ऑप्शन नंबर बी इसका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी देखो, क्वेश्चन नंबर सी में क्या बोल रखा है आपको, कैपिटल गियरिंग रेशियो निकालना है। कैपिटल गियरिंग रेशियो में क्या होता है, ऊपर की साइड अपन को जितने भी फिक्स्ड वाले हैं वो रखने पड़ते हैं, फिक्स वाले जिसको अपन फिक्स्ड अमाउंट पे पेमेंट करते हैं, जैसे डिबेंचर हो गया, इंटर पे प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, और नीचे अपन क्या रखते हैं इक्विटी कैपिटल, ठीक है। आ जाओ देखते हैं 50 लाख का क्या हुआ डिबेंचर हुआ, ठीक है। 25 लाख की प्रेफरेंस शेयर्स हुआ डिवाइडेड बाय, प्लस 15 लाख का टर्म लोन हुआ डिवाइडेड बाय 48 लाख प्लस 24 लाख, क्या हुआ डिवाइडेड बाय 48 प्लस 24 लाख। इसका आंसर आ रहा है 1.25, ठीक है। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं अपन दोनों, ठीक है। आ जाओ चेक करते हैं, देखो फर्स्ट वाले का आंसर 2 लाख और 3 लाख आ रहा है, सेम तरीके से सॉल्व कर लेना, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर और अदर बोरो फंड, नीचे आया इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व सरप्लस, इसका था 1.5, है ना। अब आ जाओ, अब अपना क्या बचा है, एक में अपन को केस स्टडी वाला MCQ बचा, उसके अलावा सारे हो गए, ठीक है। आ जाओ तो फटाफट वो भी देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले अपन रिक्वायरमेंट देखते हैं क्वेश्चन की। अपन को क्या बताना, व्हाट इज द फेस वैल्यू पर शेयर एंड द रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। IRR और फेस वैल्यू बतानी है, ठीक है। सेकेंड में अपन को क्या बताना है, व्हाट इज द मार्केट प्राइस पर शेयर और 2025 अंडर द वॉल्टर मॉडल। वॉल्टर मॉडल में क्या होता है वो आपको पता ही होगा, D प्लस E माइनस डी इंटू RE डिवाइडेड बाई KE होल डिवाइडेड बाई KE, क्या होता है ना। इससे अपन क्या निकालेंगे, प्राइस निकालेंगे, ठीक है ना। इफ द फर्म रिटर्न ऑफ रेट ऑफ रिटर्न इज 10% इज ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। देखो R ज़्यादा है KE से, तो क्या करेंगे, व्हाट इज द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपन 0% देते हैं। 0% वाला ऑप्शन कौन सा है, ये वाला, तो इसमें तो बिना पढ़े ही क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, है ना, व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगनिंग ऑफ 2026, ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड एट द 2026 इफ द कंपनी कंटिन्यूस फॉर डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 2025, ठीक है। ये मैं आपको सॉल्व करूँगा, ठीक है। सेम अपन को सेम तरीके का क्वेश्चन है फिफ्थ वाला भी, वो भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। अपन ने अभी तक एक MCQ कर चुके हैं इसके अंदर, और देखते हैं क्या क्या है, डेटा के हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ABC लिमिटेड पढ़ूंगा। ABC लिमिटेड इज न्यूली कॉर्पोरेटेड कंपनी, कमेंस्ड इट्स ऑपरेशन इन 2024 बाय इशूइंग द इक्विटी शेयर्स एट द फेस वैल्यू। इक्विटी शेयर्स उसने फेस वैल्यू के हिसाब से इशू करा और उसने अपना काम चालू करा। द कंपनी फॉलोड अ प्योर इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर एंड हैज 10,000 इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग। कितने हैं, 10,000 इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years ऑफ ऑपरेशन द कंपनी डेमोन्स्ट्रेटेड स्टेबल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड इट अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। कितना प्रॉफिट हुआ, 1 लाख रुपीज़ का, एंड 1,04,000 इज मोर। तो ग्रोथ कितनी हुई, यहाँ से अपन ग्रोथ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मतलब 4,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो ग्रोथ कितनी है, 4% की ग्रोथ हुई, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग द एनुअल ग्रोथ रेट इज 4%, खुद नहीं बोलती है। द कंपनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज 8%, KE दे रखा है 8%। बेस्ड ऑन द गॉर्डन मॉडल मार्केट प्राइस ऑफ द एट द एंड ऑफ 2025 कितना दे रखा है, 162.24, ठीक है। ये अपन को वॉल्टर मॉडल से निकालना है, ठीक है, वो अपन निकाल लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन गॉर्डन मॉडल से D निकालना पड़ेगा अपन को, क्योंकि अपन ने D अपने पास यहाँ पे गिवन नहीं है, ठीक है। D निकाल लो, है ना। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अपन को दे ही रखा है, गॉर्डन मॉडल से D निकालो। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, D, है ना। D निकालो, R निकालो। R अपन को गिवन है ना। तो B इंटू आर होता है अपने पास, क्या होता है B इंटू आर, क्या होता है, ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट कितनी है, 4%, है ना। R अपन को क्या दे रखा है, R अपन को गिवन है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अपन यहाँ से निकालेंगे, दैट इज भाई
₹1,00,000 कमा रहे हैं, ठीक है, फेस वैल्यू भी नहीं दे रखी है, ओके, फेस वैल्यू भी नहीं दे रखी है, तो अपन को सबसे पहले डी निकालना पड़ेगा, ठीक है। आगे आओ। ऑल्दो द कंपनी हैज़ फॉलोइंग ट्रेडिशनल डिविडेंड पे आउट रेशियो, द मैनेजमेंट इज नाउ कंसर्न अबाउट वेदर द पॉलिसी टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, specifically the board of directors wants to assess whether the current dividend payout ratio is appropriate, कि current dividend payout ratio सही है नहीं है, ठीक है, in the light of company's growth as retained earning, ठीक है, फालतू की बात है। To support the decision, क्या बोल रखा है, to support the decision finance team has instructed evaluated the financial dividend policy using the both the Gordon model and Walter model, the objective of the impact of the existing, ये फालतू की बात है, ठीक है। अपन इसका आंसर निकालना चालू करते हैं। सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, व्हाट इज द फेस वैल्यू पर शेयर, है ना, एंड रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है, मतलब आर निकालनी है, ठीक है। तो अपन फेस वैल्यू निकाल लेंगे तो आर अपनी अपना आप ही निकल जाएगी, ठीक है। फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपन को गॉर्डन मॉडल के हिसाब से वो दे रखा है, क्या दे रखा है, गॉर्डन मॉडल के हिसाब से प्राइस दे रखी है। तो गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है, D1 डिवाइडेड बाई के माइनस जी इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 162.24, ठीक है। यहाँ से अपन D1 निकालेंगे, D1 को 1 प्लस ग्रोथ रेट से करेंगे तो D0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये तरीका है D1 डिविडेंड निकालने का, है ना, क्या निकालने का, डिविडेंड निकालने का, ठीक है ना। डिविडेंड अपने पास निकल गया, अब डिविडेंड निकल गया उसके बाद अपन को सॉरी ये तरीका इस तरीके से डिविडेंड निकलेगा, ठीक है ना। डिविडेंड निकल गया तो अपन को डिविडेंड पे आउट रेशियो भी निकल गया, है ना, क्या निकल गया, डिविडेंड पे आउट रेशियो भी निकल गया, है ना, क्योंकि DPS डिवाइडेड बाई EPS, EPS अपने पास है ही, EPS कैसे निकलेगा, देखो 1 लाख की टोटल इनकम है, 10,000 का वो है, EPS क्या होगा 10 होगा, क्या हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो DPS डिवाइडेड बाई EPS इज इक्वल टू क्या होगा, अपने क्या निकल जाएगा, पे आउट रेशियो अपना निकल गया, है ना। B इंटू आर अपन जो करते हैं वो क्या होता है, ग्रोथ रेट, उस हिसाब से अपन R की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। R की वैल्यू निकल गई, है ना, तो R की वैल्यू रख के डिवाइडेड बाय प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू R, ठीक है। R की वैल्यू पुट करेंगे, है ना, और नंबर ऑफ शेयर्स नंबर ऑफ अकाउंट निकालेंगे, नंबर ऑफ अमाउंट निकालेंगे, और अमाउंट को डिवाइड करके अपन क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ अमाउंट को डिवाइड करके अपन क्या निकालेंगे, फेस वैल्यू, ठीक है। एक बार मैं आपको अब इसका आंसर दिखाता हूँ, है ना, एक बार आप देखिएगा। देखो फर्स्ट वाले में जो इसने कर रखा है, देखो सबसे पहले EPS निकाल रखी है ना, ग्रोथ रेट निकाल रखी है जो अपन ने निकाल ही दी है, ठीक है। D1 डिवाइडेड बाई के माइनस जी से D1 निकाला, फिर उसको 1 प्लस ग्रोथ रेट से डिवाइड करा तो क्या आया, D0 आया, ठीक है। डिविडेंड पे आउट रेशियो निकाला 60%, 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो इज रिटेंशन रेशियो, और जो B होता है, ठीक है, उससे अपन ने क्या निकाला, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाली, क्या निकाला, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाली, ठीक है। उससे अपन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड को डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स से करा तो अपन को क्या निकला, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर निकल गई, ठीक है, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर निकल गई। सेकेंड चीज़ अपन को क्या निकालनी है, देखो अपन ने फेस वैल्यू निकाल ली, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकाल ली, ठीक है। सेकेंड चीज़ अपन को क्या निकालनी है, वॉल्टर मॉडल के हिसाब से प्राइस निकालनी है। तो वॉल्टर मॉडल के हिसाब से प्राइस कैसे निकालेंगे अपन, ठीक है, वॉल्टर मॉडल के हिसाब से अपन को प्राइस निकालनी है। तो वॉल्टर मॉडल के हिसाब से प्राइस निकालो, कैसे निकालोगे, देखो क्या होता है, D प्लस E माइनस टी इंटू RE डिवाइडेड बाई के होल डिवाइडेड बाई के। RE अपन ने ऊपर निकाल ली, के अपन को गिवन है क्वेश्चन के अंदर, D अपन ने निकाल लिया है, E अपने को गिवन है, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूले में पुट करना है और आपका आंसर रेडी है। देखो सबसे पहले D ऑलरेडी अपन ने निकाल चुके हैं, E अपन निकाल चुके हैं, मतलब गिवन है क्वेश्चन के अंदर,
है ना। आर 10% है जो अपन ने निकाला है, के निकाला है, मतलब गिवन है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। आर ई डिवाइडेड बाई के करा है और ई माइनस डी करा है, उससे अपन प्राइस निकाल ली, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट करा दिया था, उस लॉजिक से चलो, ना कि डिजिट से चलो, ठीक है। आगे चलें। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला है? फोर्थ वाले क्वेश्चन में अपन क्वेश्चन वापस पढ़ेंगे पहले एक बार, है ना। मैं आपको क्वेश्चन वापस भी पढ़ूंगा, पहले एक बार देखिए, है ना। इसमें क्या बोल रहा है, अपने 2024 में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 1 लाख रुपीज़, सॉरी 10 लाख रुपीज़। 10 लाख रुपीज़ कैसे निकाला? जो अपन ने ऊपर निकाला, ठीक है। दूसरी चीज़, अब वो पैसा, अब 2025 में पैसा आया होगा, ये 2024 में पैसा आया होगा जो अपन ने डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, है ना। तो वो क्या हो गया? रिटेन अर्निंग। दिस इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल ओनली, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये बैलेंस शीट दे रखी है, बैलेंस शीट में इक्विटी कैपिटल होता है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस होता है, तो ये दोनों कैपिटल एम्प्लॉयड ही तो होते हैं, ठीक है। ये दोनों हिस्सा तो इक्विटी का ही है, ठीक है ना। अब अपन ने क्या करा, अपन हर साल 40% डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, क्या नहीं करते? 40% डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। तो इसका कितना हो जाएगा? 2025 में कैपिटल कितना हो जाएगा? बिगनिंग में 10,40,000, कितना हो जाएगा? 10,40,000, है ना। फिर उसका वापस 40% अपन कमाएंगे जो अपन रिटेन करेंगे, सॉरी। फिर 2025 का अपन को प्रॉफिट कितना दे रखा है? 1,04,000, कितना दे रखा है? 1,04,000, है ना। उसका 40% अपन कमाएंगे, उसका 40% अपन रिटेन करेंगे, है ना। तो 2026 में कैपिटल कितना हो गया? ये 2025 के एंड में कैपिटल कितना हो गया? 1040 प्लस 41,600, ठीक है। 2026 में कैपिटल कितना हो गया? 1040 प्लस 41,600, दैट इज 10,81,600, ठीक है। अब अर्निंग किस हिसाब से कर रहे हैं? अपन 10% के हिसाब से अर्निंग करते हैं, क्योंकि IRR क्या है? 10%। ये पैसा लगा के अपन ये पैसा कमाएंगे, ठीक है। उसने क्या पूछा? 2026 में हम कितना पैसा कमाएंगे, वो अपन ने निकाल दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ग्रोथ रेट क्या है? ग्रोथ रेट 4% के हिसाब से जो ग्रोथ रेट होती है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था? 2026 में मैं कितना पैसा कमाऊंगा? तो अपन ने क्या करा? हर साल कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला भाई? जितना रिटेन करा था उसको रिटेनिंग में डाल दिया, और जो बाकी बचा हुआ डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है एक बार देखो, है ना। अपन को 2026 का कैपिटल बताना है। 2026 में कैपिटल कितना हुआ था, है ना। एक बार आप क्वेश्चन वापस देखो, है ना। मैं क्वेश्चन भी वापस दिखा देता हूँ। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड अपन ने कर ही लिया है ना। फोर्थ वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगनिंग ऑफ 2026, ये पूछा हुआ है, ग्रोथ रेट पूछी है और एस्टिमेटेड अर्निंग पूछी हुई है 2026 की। तीनों अपन ने चीज निकाल दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड एट द बिगनिंग ऑफ 2026, इस ऑलरेडी अपन ने कैलकुलेट कर चुके है ना। ग्रोथ रेट एंड एस्टिमेटेड अर्निंग ऑफ 2026 इफ द adopts a optimum dividend payout ratio in 2025। क्या बोल रखा है? अगर optimum dividend payout ratio, अभी क्या है, अपन अपने हिसाब से डिविडेंड चल रहा था, है ना। अब अपन को optimum dividend payout ratio के हिसाब से काम करना। optimum dividend payout ratio क्या था? जब अपन कुछ भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट ना करें, ठीक है, कुछ भी पैसा डिस्ट्रीब्यूट ना करें, मतलब 0% पैसा डिस्ट्रीब्यूट करें। तो जितना अपन 2025 में कमाएंगे दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ओनली, ठीक है ना। 2025 में अपन ने क्या कमाया? 104,000, ठीक है। अब ये पूरा कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अपन निकालते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन देखो, ऑप्टिमम डिविडेंड पेयोut रेशियो क्या था? जब अपन 0% किसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो है ना, रिटेंशन रेशियो कितना हो गया? 100% रिटेंशन रेशियो हो गया।
इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अपन 10% के हिसाब से कमाते हैं, तो ग्रोथ रेट क्या हुई, 10% की ग्रोथ रेट हुई। फर्स्ट चीज़ अपन ने निकाल ली, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या बोला है, कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बोला है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ये पूरा 100% ऐड हो जाएगा 10,40,000 में। जो अपन ने ये 10,40,000 निकाला ना 2025 के बिगनिंग में, है ना, उसमें वापस अपन 1,04,000 जो अपन ने इस साल कमाया है वो ऐड कर देंगे 2025 में, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिगनिंग ऑफ 2026 कितना आया, 11,44,000। अर्निंग कितना होगी, वही 10% के हिसाब से होगी 1,14,400 रुपये, और इसको अपन 1,14,400 भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इजी एमसीक्यू है, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, है ना, और 2-3 चीज़ें जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल है, ठीक है। चलें आगे। अब आपका आरटीपी पूरी ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। इसको एक बार देख लेना, है ना। मैंने बहुत जल्दी कोशिश करी है कि जल्दी से जल्दी आरटीपी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और सीखते रहे, पढ़ते रहे, थैंक यू।